हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर फाइनली आप लोगों के लिए आंसर की लेके आए हैं। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहायक शिक्षक के इंग्लिश के 25 प्रश्नों का। पूरे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को 25 प्रश्नों के आंसर देंगे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट डी का एक आंसर शीट है, आप अपने अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को मैच करके मिला सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पर आप अपना मेजर कर सकते हैं अपने नंबर को कि कितने नंबर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले था अनसीन पैसेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 अनसीन पैसेज आया था और कुछ क्वेश्चन और आए थे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहला अनसीन पैसेज क्या था ये देखिए। देखो, पहले अनसीन पैसेज को समझते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जो आंसर लिया जा रहा है वो किस तरह से और किस बेस पर लिया जा रहा है ना। एक 4 चीजें समझाता हूं अनसीन पैसेज का, जल्दी से देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। ठीक, देखिए क्या बोला जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है और वो अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करता है लोगों को, और उसमें से मुख्य कौन है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इट आल्सो गारंटीज मनी राइट्स पार्टिकुलरली टू द प्रिजनर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जो प्रिजनर होते हैं, ठीक है, प्रिजनर मतलब जो अपराधी होते हैं, जो जेल में बंद होते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ राइट्स है। प्रिजनर ज्यूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज दैट प्रिजनर शुड नॉट लूज ऑल देयर राइट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब एक क्या है, भारतीय संविधान के तहत ना एक प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक है ना, जो भारतीय न्याय प्रणाली है या जेल न्याय शास्त्र जिसको बोलते हैं, प्रिजनर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जेल न्याय शास्त्र, उसके तहत क्या होता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो प्रिजनर है, जो भी कैदी है जो जेल में है, दे शुड नॉट लॉस देयर ऑल राइट्स। वो ना अपने किसी भी अधिकार उसका खोए मत। ठीक है, सारी जो अधिकार है ना उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो बनी रहे। ठीक है, उसमें और आगे क्या क्या बातें लिखी गई है वो अब इसमें और बताया गया है। देखिए, राइट्स टू स्पीडी ट्रायल इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर। राइट टू स्पीडी ट्रायल नाम का एक राइट है उन लोगों का। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको त्वरित सुनवाई का अधिकार बोलते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार प्राप्त है उन लोगों को, त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये भी क्या है, एक उसमें राइट्स है किसका? सभी प्रिजनर का। इट इंश्योर्स जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। ये जो है ना राइट टू स्पीडी ट्रायल, वो एक फेयर और रीजनेबल, एक अच्छा और उचित प्रोसेस को इंश्योर करता है। ठीक है, द फैक्ट दैट स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट डज नॉट सर्व द सोशल पर्पस। जो स्पीडी ट्रायल है वो एक जितने भी लोग हैं इसमें फंसे हुए जो कैदी या प्रिजनर लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए बनाया गया है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न दैट द गिल्ट ऑफ और इनोसेंट ऑफ द एक्यूज इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल इफ एनी सर्कमस्टेंसेस। मेनली ये बोला जा रहा है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार है ना, वो ये बताता है कि जो भी अक्यूज है, जो भी दोषी है या जो निर्दोष भी है, उनका जो फैसला है ना वो तुरंत हो भाई। जैसे भी उनको जेल ले जाया जा रहा है, तुरंत उस पर फैसला किया जाए। यही होती है राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक, त्वरित सुनवाई का अधिकार। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए। On the other side, government and judiciary have to keep watch and take immediate action against immoral detrimental behavior of the prisoner authorities। और वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशरी है, न्यायिक प्रणाली है ना, जो जो न्यायालय है, वो भी ये इस बात को टेक केयर करता है, इस बात को अश्योर करता है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज़ें किसके साथ ना हो। जो प्रिजनर है या जो अक्यूज है, जो दोषी है, जिसको जेल में बंद किया गया है ना, उसके खिलाफ कोई भी गलत चीजें ना हो या उनके जो अधिकार है उनका हनन ना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन को देखिए। देयर आर सेवरल फैक्टर्स चीफली ओवर क्राउडेड जेल्स एंड हार्शली ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू अक्यूट मेंटल डिप्रेशन। देखो, जेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण ना मेंटल डिप्रेशन होता है वहाँ लोगों को या कैदियों को। जैसे ओवर क्राउडेड जेल, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। हार्श ट्रीटमेंट, बहुत सारे कठिन कार्य कराए जाते हैं या मेंटल डिप्रेशन दिया जाता है वहाँ के स्टाफ के द्वारा, जेल स्टाफ के द्वारा। ठीक है, इन मेनी केसेस, कई सारे केसेस में प्रोड्यूसिंग द प्रिजनर इन द कोर्ट अगेन एंड अगेन इज अनदर सोर्स ऑफ हरासमेंट। और कई केस में ना बार बार कहाँ ले जाना, कोर्ट ले जाना भी एक तरह का हरासमेंट होता है, ह्यूमिलेशन होता है। किसके लिए? कैदियों के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपका अनसीन पैसेज। अब चलते चलिए जल्दी से फटाफट आंसर्स में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट्स टू स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल जो राइट है, अधिकार है, वो उसका सोर्स क्या है, किसके तहत उनको मिलता है? तो देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका सोर्स, कि प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो है इसका सोर्स। ठीक है,
तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सारे चीज़ों का सोर्स है, जितने भी अधिकार है, जितने भी राइट्स मिले हैं ना, सारी चीज़ों का सोर्स है। लेकिन ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक विशेष अधिकार, एक विशेष नियम, एक विशेष कानून है। कौन सा कानून? प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जेल न्यायशास्त्र। और उसके तहत जो प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जेल न्याय शास्त्र है, उसके तहत फिर ये अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार? राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि राइट टू स्पीडी ट्रायल किसके अंतर्गत आएगा या किसके तहत मिला है यहाँ कैदियों को या प्रिजनर को, तो ये जो लॉ है प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके तहत उनको राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार प्राप्त है। जेल न्याय शास्त्र जो बना है, क्या बना है? जेल न्याय शास्त्र है ना, प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो बना है, उसके तहत लोगों को राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार प्राप्त है। ये बेसिक और सबसे सुटेबल आंसर होगा इसका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी डाउट था, लेकिन वहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो सबका सोर्स है ना, जितने भी लॉ है उसका सोर्स है। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का बेसिक सेंस ये होगा कि जेल न्याय शास्त्र के अंतर्गत या जेल न्याय शास्त्र के तहत स्पीडी ट्रायल का अधिकार प्राप्त है लोगों को। तो ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा इसका। आप देखते हैं इसको व्यापम और क्या रहता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रिजनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या जेल न्याय शास्त्र सबसे सुटेबल होगा। चलो अगले चलते हैं। Prisoner jurisprudence recognize that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment। जो जेल न्याय शास्त्र है वो ये बताता है, इस बात को स्वीकार करता है, ठीक है, या इस बात की स्वीकृति देता है कि जो प्रिजनर है या कैदी है उन लोगों को दे शुड नॉट लूज ऑल देयर राइट्स, उन लोग अपने किसी भी अधिकार को वो कम मत हो, उसका कोई भी अधिकार खोए मत, ठीक है। किसके कारण से? जेल में बंद होने के कारण से। द अंडरलाइन वर्ड हियर मीन्स, तो जो अंडरलाइन वर्ड है ना रिकॉग्नाइज, वो किस चीज को बताता है? तो वो ऑप्शन बी आएगा, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज लीगल, ट्रू और इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अंडरलाइन जो शब्द है ना रिकॉग्नाइज्ड, उसके बारे में पूछा है, रिकॉग्नाइजेस के बारे में पूछा है। तो रिकॉग्नाइजेस मीन्स किसी भी चीज को स्वीकार करना, किसी भी चीज की स्वीकृति देना या किसी भी चीज को मान्यता प्रदान करना, है ना। तो टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज लीगल, ट्रू एंड इंपॉर्टेंट, यही मतलब होता है रिकॉग्नाइजेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग को। द पेजी फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब यहाँ एक्टिव पेजी वाइज का क्वेश्चन है ग्रामर का। इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट ना पहला वाला होगा भाई, वेरियस राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ह्यूमन बींग्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी अब इसमें फिर स्टेटमेंट में दिया है तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, ओनली वन, है ना, ओनली वन। बाकी इसमें तो हैव बीन आ गया, हैव बीन नहीं आता, इसमें हैव बीन आया है वो जो कि नहीं आता, ठीक। चलो तो इसका ये हो गया ऑप्शन ए। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द गिवन पैसेज, इस पैसेज में रीड द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस दिया गया है अलग अलग। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स। तो वही बात जो लिखी हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है लोगों को, और उनमें से एक क्या है? फंडामेंटल अधिकार भी है। दूसरा, इट ऑल्सो गारंटीज मनी राइट्स पार्टिकुलर टू प्रिजनर्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो मुख्य रूप से कैदियों को या प्रिजनर्स को भी एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब दो अलग अलग सेंटेंस है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। देयर इज अ लॉजिकल यूनिटी इन बोथ सेंटेंसेस, सच लॉजिकल यूनिटी इज कॉल्ड। तो ये एक दूसरे से जो जुड़े हैं ना सेंटेंस, एक दूसरे से संबंधित है ना दोनों सेंटेंस, उसको क्या बोलेंगे? इस तरह की जो संबंधता होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अधेशन बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं, की स्ट्रक्चर यूनिटी बोलते हैं। देखिए देखो जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ना तीनों पॉइंट्स, है ना, तीनों पॉइंट्स का मतलब लगभग सेम होता है। अधेशन मीन्स होता है बंद या चिपकना, लेकिन ये विशेष रूप से जो मॉलिक्यूल होते हैं या साइंस में जो होते हैं ना, उससे संबंधित हो जाती है। कोहेजन और कोहेरेंस जो है ना, कोहेजन और कोहेरेंस विशेष रूप से सेंटेंस या लैंग्वेज में इसका यूज होता है, कोहेजन एंड कोहेरेंस का। तो देखो कोहेजन क्या होती है? व्हेन सेंटेंस आर कनेक्टेड, सेंटेंस वर्ड्स या जो फ्रेज वगैरह एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ना, तो कोहेजन होता है। सेंटेंस हो गए, छोटे छोटे वर्ड्स हो गए, क्लॉज हो गए या फ्रेजेस हो गए, जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है ना, तो वो कोहेजन होता है। कोहेरेंस क्या होता है? जब ना कोहेरेंस में अगर हम देखें, व्हेन आइडियाज आर कनेक्टेड, जब कोई आइडिया या कोई बात एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो होता है कोहेरेंस। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस कनेक्टेड है कि कोई आइडियाज कनेक्टेड है? दो अलग अलग आइडियाज या दो अलग अलग बातें कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, तो यहाँ पर होगा कोहेरेंस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कोहेरेंस, ठीक। चलो अगला में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए।
देयर आर सेवरल फैक्टर्स चीफली ओवर क्राउडेड जेल्स एंड हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ कंट्रीब्यूट टू एक्यूट मेंटल डिप्रेशन। तो ये जो हार्श ट्रीटमेंट है जेल स्टाफ के द्वारा, ओवर क्राउडेड जेल है ना, वो किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, किस चीज़ को क्या होता है उससे, मेंटल डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन शब्द जो वर्ड है, ठीक है, तो द अंडरलाइन वर्ड हियर मीन्स उसका क्या मतलब है, किस रूप में उसका यूज हुआ है कंट्रीब्यूट का। ठीक है, तो देखो टू बी वन ऑफ द रीजन वाई समथिंग हैपन्स। कंट्रीब्यूट मतलब एक किसी भी कोई भी एक ऐसा कारण जिनके कारण से कुछ होता है, एक रीजन। तो वो यही बताना चाह रहा है, एक बार थोड़ा सा देखिए कि हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू अक्यूट मेंटल डिप्रेशन, वो किस चीज़ का कारण बनता है, मेंटल डिप्रेशन का कारण बनता है। क्या? हार्श ट्रीटमेंट और ओवर क्राउडेड जेल जो होती है। तो ऑप्शन नंबर चारों को अगर आप पढ़ेंगे, टू बी वन ऑफ द रीजन, एक कारण बनना, किसका, कुछ होने का कारण बनना। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो कोई मेल ही नहीं है बाकी ऑप्शन का। अगर देखो एक बार समझाता हूँ। पहला है टू हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मनी वगैरह प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, वो सेंस में यूज हुआ कंट्रीब्यूट का, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तीसरा देखो टू गिव समथिंग स्पेशली मनी, फिर यहाँ भी मनी और ऑर्डर सबका बात हो गया तो वो भी नहीं है इसमें, है ना। सेंस को देखना है कि किस सेंस में कंट्रीब्यूट का यूज हुआ है। टू एड न्यू प्लान एंड आइडियाज टू हेल्प मोर इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट के लिए सेंस में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 60 का। चलो अगला चलते हैं 61 में। स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज, स्पीडी ट्रायल एक पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो आम लोग हैं उसके लिए होता है। क्यों? क्योंकि, या उसके बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि इट इंश्योर्स जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, ये फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर को इंश्योर करता, सही बात है। द गिल्ट और इनोसेंट ऑफ द अक्यूज्ड इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल, जो दोषी लोग होते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके क्या कराया जाता है, उसको उनके फैसला किया जाता है। कहने का मतलब उसको फंसा कर नहीं रखा जाता, या तो उनको जेल में ले जाए या उसमें कोर्ट में ले जाया जाए और उनकी जो भी दोष है उसको सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, है कि नहीं? दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला चलिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिजनर। स्पीडी ट्रायल ना प्रिजनर का एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। स्टेट द सेंटेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें टेंस पूछा है कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो ऑप्शन ये वाला और ये वाला में कंफ्यूजन हुआ होगा लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना प्रोग्रेसिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इसमें कोई वर्ब को आईएनजी के साथ या प्रोग्रेशन नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला चलते हैं। दो अलग अलग अनसीन पैसेज आया था। पहला अनसीन पैसेज हो गया क्लियर, दूसरा अनसीन पैसेज को देख लेते हैं। ठीक, तो दूसरा अनसीन पैसेज का मैं बेसिक सार बता देता हूँ, पढ़ के नहीं समझाते इसको। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो हमारे यूथ है, यंग है ना, द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिकॉज इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। जो यूथ है, यंग है, उनको ना सोशल सर्विस या समाज सेवा या अच्छे कार्यों के प्रति भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे ना, तो एक हेल्दी सोसाइटी, एक बहुत ही बढ़िया समाज का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, देयर एम शुड बी ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी in the society, keeping in mind that every necessary step of development among the different sections of people is being taken care of। उनकी जो माइंड है, उनका जो अटेंशन है ना, वो ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में शांति प्रोवाइड कराए। ट्रैंक्विलिटी मीन्स भी होता है शांति, है ना, और जो भी जरूरी चीज़ें हैं डेवलपमेंट को लेकर उसके फील्ड में भी काम करे यूथ लोग। बेसिकली यूथ के ऊपर बेसिकली पहले लाइन में क्या बताया गया है, जो यंग लोग है, यूथ है, उसको क्या करनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है ना। उसके बाद आगे देखिए, with our development the society is also experiencing the birth of various social evils। बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, उसके साथ साथ कई सारे एविल्स, बुरे काम, बुरी चीज़ें, बहुत आपराधिक चीज़ें भी जन्म लेने लगी। सही बात है ना। तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, जो सोसाइटी है ना, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, लूजिंग इट्स होल्ड, अपनी पकड़ खोती जा रही है। किसके ऊपर? एथिक्स जो होती है, नीति जो होती है, उन सब चीज़ों के ऊपर, या प्योरिटी इज फेडिंग अमंग यूथ। और जो प्योरिटी है, एसेंस ऑफ प्योरिटी है, ठीक है, जो बहुत बढ़िया गुण है, वो खोती जा रही है इसमें, यूथ में। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। उनमें जो इंटरनल क्वालिटीज है ना, उसको खोते जा रही है, उसको भूलते जा रही है, जो हमारी वर्तमान यूथ है वो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर राइटर जो है ना, उसकी मनोदशा, मनोव्यथा को बताया गया यहाँ पर कि किस तरह से हमारा समाज, हमारा यूथ किधर जा रहा है ना।
आगे देख लो, 2-4 लाइन और है। In fact, they fail to understand that it is one of that the future of our nation depends, and it is the only through their resolution and firm determination that the whole scenario of our nation can be changed. They are rather guided by, देखो ये भूल गए हमारा जो यूथ है, ये समझ नहीं पा रहा है कि जो पूरा समाज का गठन है, पूरा समाज का फ्यूचर है या देश का जो फ्यूचर है ना, वो यूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, दे आर रेदर गाइडेड बाई सिनिसिज्म। सिनिसिज्म मीन्स होता है दोस्ती या स्वार्थ से भरी चीज़ों के द्वारा उनको गाइड किया जा रहा है। दोषदर्शिता या गलत राह दिखाने वाले को ही सिनिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उनके द्वारा उनको बहलाया जा रहा है। उसके बाद आगे है सिनिसिज्म एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ड एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ इट दैट इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम, उनको ना अच्छे कार्य करने से रोक रहे हैं, अच्छे कार्य करने से दूर ले जा रहे हैं। कौन? जो सिनिसिज्म एटीट्यूड है ना, या सिनिकल एटीट्यूड है, दोषदर्शिता या दोषदर्शी जो एटीट्यूड है या बुरे जो एटीट्यूड है, वो सभी चीज़ें। ठीक, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दे आर रेदर गाइडेड बाय सिनिसिज्म। उनको ना क्या किया जा रहा है? सिनिसिज्म के द्वारा गाइड किया जा रहा है। अब इस ये जो लाइन हम पढ़े थे उसमें जो रेदर वर्ड है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन इज किस फॉर्मेट में यूज हुआ है? तो पॉजिटिव में, ऑप्टिटिव में, न्यूट्रल में कि नेगेटिव में? तो नेगेटिव फॉर्मेट में यूज हुआ है रेदर का। यहाँ पर दे आर रेदर गाइडेड, बुरी तरह से उनको क्या करा जा रहा है? नेगेटिवली गाइड किया जा रहा है भाई, सिनिसिज्म की ओर, दोषदर्शिता या स्वार्थ की ओर, है कि नहीं? तो नेगेटिव आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखो, इन दिस पैसेज सिनिसिज्म मीन्स क्या होता है? मैंने बताया दोषदर्शिता, दोषदर्शी या स्वार्थ। ठीक है, तो पढ़ो को सभी स्टेटमेंट को क्या क्या दिया गया है। पहला, द फैक्ट ऑफ यूजिंग समवन्स फीलिंग और इमोशन टू योर ओन एडवांटेज, किसी की फीलिंग या इमोशन को खुद के एडवांटेज के लिए यूज करना, यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी को देख लो। द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर, ऐसा मानना कि जो लोग हैं वो सिर्फ अपने ऊपर इंटरेस्टेड है और सिंसियर नहीं है, ईमानदार नहीं है। इन इंक्लूजन टू बिलीव इन द मोस्ट फेवरेबल आउटकम, बाकी नहीं आएगा। सबसे सूटेबल अगर हम देखते हैं ना, सबसे सूटेबल, तो वो ऑप्शन नंबर ए है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ऑथर निगेट? निगेट करना मतलब नकारना, निगेट करना मतलब नकारना। किस चीज़ को नकारा है इसमें ऑथर ने? ठीक है, किसके बारे में? अबाउट द एम ऑफ द यूथ, जो यंग लोग हैं उनके एम, उनके उद्देश्य के बारे में। उनकी उद्देश्य के बारे में मतलब क्या नहीं बोला है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। क्या नहीं बोला है भाई? देखो, जो यूथ है उनको सोशल सर्विस की ओर जाना चाहिए, ये तो बोला है कि नहीं? बिल्कुल बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर भी करना चाहिए, भलाई की ओर जाना चाहिए, वो भी बोला है। देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, उनका जो इंटरेस्ट है ना वो खुद स्वयं उनके प्रति ही होना चाहिए। ये है क्या उसका? इस चीज़ को नकारा है क्या? इस चीज़ को नहीं नकारा है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पास ये बोला गया है कि जो यूथ है ना, जो यंग लोग हैं, उनमें क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या नेगेटिव चीज़ें या क्या नहीं होना चाहिए उनके उद्देश्यों में। तो सोशल सर्विस तो होना चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए, लेकिन खुद उनका इंटरेस्ट स्वयं के ऊपर ही हो। ठीक है, ओनली अबाउट देमसेल्व्स, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ को नकारता है जो पोएट है, जो राइटर है इस अनसीन पैसेज में। ठीक है, टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये भी बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ओनली थर्ड। जो राइटर है वो इस चीज़ को नकारता है कि जो उनका इंटरेस्ट है, यूथ का इंटरेस्ट है, वो खुद के प्रति बस हो। ठीक है, देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्फ, इस चीज़ को नकारा है। बाकी सब चीज़ को तो समर्थन किया है, सोशल सर्विस में हो, वेलफेयर में हो और शांति बनाने में हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, रीड द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस को पढ़ो, चलिए पढ़ते हैं। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम, स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ये जो हार्डली है वो किस सेंस में यूज हुआ है? नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है ना। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम, बहुत मुश्किल से ऐसा देखने को मिलता है कि, है ना, तो नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया नेगेटिव एडजेक्टिव की नेगेटिव एडवर्ब, है ना, कि पॉजिटिव की पॉजिटिव एडवर्ब। तो नेगेटिव क्या है? हार्डली सीम्स, लगना। ठीक है, कैसा लगना? बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से ऐसा देखने को मिलना। ठीक है, तो हार्डली सीम्स एक एडवर्ब है, और कैसा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक, अगला देखो, इन द ओपनिंग लाइन्स, शुरुआती लाइन में, द यूथ शुड आल्सो, जो शुरुआती लाइन बोला गया है ना, द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस, जो युवा है उनको ना सोशल सर्विस के
साइड भी अपना माइंड लगाना चाहिए एंड सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों की भलाई की ओर भी देखनी चाहिए। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? द टोन ऑफ ऑथर इज, कैसा टोन है ऑथर का? प्रिस्क्रिप्टिव है ना, प्रिस्क्रिप्टिव है, डायरेक्टिव है कि इंडिकेटिव है? ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव की डायरेक्टिव की इंडिकेटिव। अब यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब करना, कोई चीज़ को प्रिस्क्राइब करना, ठीक है, तो वो भी निर्देश देना या आदेश देना, आदेशात्मक या निर्देशात्मक टोन है ना। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, दिशा सूचक या निर्देशात्मक, वो भी हो जाएगा। इंडिकेट मतलब कोई संकेत देता है कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो इस तरह से चीज़ों संकेत देना। तो ना देखो, प्रिस्क्राइब करना या डायरेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डायरेक्टिव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। भाई उस प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, कोई निर्देशन दे रहा है ना कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए यूथ को, डायरेक्शन भी दे रहा है, डायरेक्टिव भी है, दिशा सूचक, दिशा दिखा रहा है यूथ को, है कि नहीं? तो दोनों आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव भी है और डायरेक्टिव भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक, चलो अगले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ऑथर्स एंगस अबाउट द यूथ इन पार्टिकुलर। जो ऑथर है, जो राइटर है, उनके एंगस मीन्स होता है मनोदशा, है ना, मनोदशा को दिखाता है। कौन सा लाइन दिखा रहा है ऑथर के मनोदशा को? पहला, विथ अदर डेवलपमेंट्स द सोसाइटी इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग द बर्थ ऑफ वेरियस एविल्स, और भी विकास के काम के साथ ना जो समाज है वो बहुत सारे बुरे एविल्स या बहुत सारे बुरे काम को भी, बुरे चीज़ों को भी जन्म दे रहा है। ये सही है, ये तो उनको मनोदशा दिखा रहा है। दूसरा, इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स। एक्चुअल में जो सोसाइटी है, समाज है, धीरे धीरे अपने सारे नीति, नियमों, कानूनों और एथिक्स को भूलते जा रहा है, वो भी सही है ना। द एसेंस ऑफ द प्योरिटी इज फेडिंग, प्योरिटी के जो एसेंस है ना वो भी खोते जा रहा है युवाओं में, वो भी सही है। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ, जो आजकल के युवा है ना वो अपने आंतरिक गुणों को भूलते जा रहा है, वो भी सही है। चारों सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। मतलब अब इसमें स्टेटमेंट में देखो कौन है, ऑल हो जाएगा, है ना, पहला ऑप्शन सही होगा भाई, इसका याद रखिएगा। चलिए अगले हम चलते हैं 69 को। 69 क्या बोल रहा है? इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स एंड द एसेंस। तो यहाँ पर जो ग्रेजुअली वर्ड आया है ना, ग्रेजुअली मीन्स क्या होती है? ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सोसाइटी है वो अपना सभी एथिक्स या गुण को भूलते जा रहा है। तो स्लोली आएगा इसका आंसर, है ना, 69 का। 70 को देखो, स्टेट द टाइप्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो नीचे सेंटेंस लिखा है ना, इसका टाइप्स बताना है कि ये क्या है। देखो क्या सेंटेंस है, इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, अगर उन लोग अपना रुचि सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर करते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड एन हेल्दी सोसाइटी, उन लोग एक स्वच्छ समाज, एक बहुत ही बढ़िया समाज बनाने में सफल नहीं होंगे। ये ओपन कंडीशनल है, क्लोज्ड कंडीशनल है, हिपोथेटिकल कंडीशनल है कि अनफुलफिल्ड कंडीशनल है। ठीक है, देखो ग्रामर का क्वेश्चन है, कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, ऐसा आप पढ़े होंगे। ठीक है, देखो नहीं पढ़े हैं तो बता देता हूँ। एक होता है ओपन कंडीशनल और क्लोज कंडीशनल में इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पर ना ऑप्शन तो इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल ना कंडीशनल 1 को बोलते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं ना तो ऐसा होता है। इसमें ना दोनों सेंटेंस में वर्ब ना फर्स्ट फॉर्म में होता है, ओपन कंडीशनल के दोनों सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इफ दे सेंटर इंटरेस्ट, ये भी इसमें फर्स्ट फॉर्म में है ना, अगर आप ऐसे करते हैं ना तो ऐसे होता है, ये ओपन कंडीशनल होता है। इसी तरह से ये सेंटेंस है। क्लोज कंडीशनल क्या होता है? क्लोज कंडीशनल ना थर्ड कंडीशनल को बोलते हैं, जिसमें अगर आप ऐसा किए होते तो ऐसा होता। इफ यू वुड डू गुड वर्क यू, या इफ यू वुड वर्क हार्ड यू पास्ड इन योर एग्जाम, अगर तुम हार्ड वर्क किए होते तो एग्जाम में पास हो जाते, वो क्लोज्ड कंडीशनल होता है। ठीक, तो यहाँ पर तो सीधा से ये बोला गया है भाई कि इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, अगर खुद में ही अपना इंटरेस्ट बनाते हैं ना बच्चे, जो यूथ है, तो अच्छे समाज निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे विल नेवर बी, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, एंड इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट, इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ओपन कंडीशनल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर नितिन ब्रॉट सम रियल टेक्स्ट सच एज मैनर्स, टाइम टेबल, लीव कार्ड्स एटसेट्रा टू द क्लास टू टीच द स्टूडेंट्स द वोकेबलरी थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बच्चों को कुछ पढ़ाना है, और कौन कौन से टाइप्स के रियल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लाए हैं टीचर? मैनर्स, टाइम टेबल, लीव कार्ड्स, इस तरह के कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स है, और रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दिस रियल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, तो इन रियल ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इन रियल ऑब्जेक्ट्स को ना रियालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियालिया। रियालिया क्या होती है? रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, या बच्चों को पढ़ाने वाले कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स जिनका यूज़ किया जाता है, उन रियल ऑब्जेक्ट्स को ही रियालिया के नाम से जाना जाता है। फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, मॉडल यहाँ पर नहीं आएगा, वो भी बोला जाता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रियल ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स को ना रियालिया बोलते हैं। ठीक, चलो अगला हम चलते हैं
72 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब आते हैं इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चंस, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग से वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। The objective of remedial teaching is to give additional help to people who for one reason or another have fallen। remedial teaching देने का मेन उद्देश्य क्या होता है या किस कारण से मेन remedial teaching देनी पड़ती है, ये पूछा गया है। पहला, some may have poor memory, किसी का मेमोरी कम होता है, सही बात है। some may have poor level of motivation, किसी का मोटिवेशन लेवल कम होता है, वो भी सही है। तो ऑल ऑफ अबो आएगा। some may have शॉर्ट स्पेन, किसी को डिसऑर्डर होती है। तो ऑल ऑफ अबो सिचुएशन आर पॉसिबल, सभी सिचुएशन पॉसिबल है रेमेडियल टीचिंग के कारण बनने के लिए, ठीक है। अगला देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट ये भी इंग्लिश पैडागोजी के पीयर, या तो अपन ये बोल सकते हैं रेमेडियल टीचिंग या इस चैप्टर से ही है, ये भी है। देखो क्या है, पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर करेक्शन ईच अदर्स मिस्टेक। पीयर करेक्शन क्या होती है भाई, एक दूसरे के साथ मिल, पीयर मतलब सहपाठी, साथी, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना, पढ़ना, लिखना या एक दूसरे का सुधार करना, है ना। पीयर करेक्शन या पीयर लर्निंग कहलाती है, पीयर सपोर्ट वो भी बोलते हैं, ठीक। पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर्स करेक्टिंग ईच अदर्स मिस्टेक। पीयर करेक्शन में जो सीखने वाले होते हैं ना, एक दूसरे का मिस्टेक को करेक्ट करते जाते हैं, सही है ना। सेल्फ करेक्शन इज व्हेन लर्नर्स करेक्ट देयर ओन मिस्टेक। सेल्फ करेक्शन इज मतलब सेल्फ करेक्शन भी होता है जब सीखने वाले हैं ना खुद के मिस्टेक को क्या करते हैं, करेक्ट करता है। पीयर एंड सेल्फ करेक्शन हेल्प ईच अदर। देखो पीयर करेक्शन क्या है, पहले में जब एक दूसरे का मदद करते हैं, और सेल्फ करेक्शन क्या है, जब खुद की गलती को सुधार के, खुद का मिस्टेक को सुधार कर उसको करेक्ट करो, सेल्फ करेक्शन हो गया। तीसरा, पीयर एंड सेल्फ करेक्शन हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग नीड्स। तो पीयर करेक्शन और सेल्फ करेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट बनाता है बच्चों को, खुद से करके खुद से सीखने के लिए, टीचर्स के सहायता नहीं भी मिले तब भी से, तो ये भी सही है। चौथा, लर्नर डू नॉट नोटिस देयर मिस्टेक देमसेल्व्स एंड डू नॉट करेक्ट देम। जो सीखने वाले हैं वो अपनी गलती नहीं नोटिस कर सकते, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया। तो ये है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट बताने के लिए बोला, ऑप्शन में है 4 इज इनकरेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला चलते हैं, देखो सुमित अ यंग लर्नर इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग यूज टू से आई गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल बोलने की जगह आई गो टू स्कूल बोलता है, ये क्या है, ये फॉसिलाइजेशन है, क्या है, फॉसिलाइजेशन है, फॉसिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में, मिस्टर ज्योति इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन क्लास 5। मिस्टर ज्योति क्या करा रही है, क्लास 5 में बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। अब फिर पढ़ाते समय क्या बोल रही है, देखो मिस्टर ज्योति बोलती है द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। चीता क्या है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, क्या है। तो देखो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या है। तो फास्टेस्ट एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ना, लैंड एनिमल का विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा तेज है। अब यहाँ पर फिर स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया, देखो मीनू को एडजेक्टिव बता दिया गया, शीनू को एडवर्ब के रूप में लिखा है, और सोनू मतलब क्या है, सोनू मतलब नाउन, मोनू मतलब वर्ब। मीनू मतलब एडजेक्टिव, शीनू मीन्स एडवर्ब, सोनू मीन्स नाउन और मोनू मीन्स वर्ब। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये जो फास्टेस्ट है वो क्या है, वो मीनू है कि शीनू है कि सोनू है कि मोनू है। तो मीनू है, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव मीनू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि मीनू इज राइट। मीनू इज राइट मतलब एडजेक्टिव इज राइट, ठीक। इस तरह से घुमाकर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देखो। विच अप्रोच एंडोर्सेस फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। कौन सा अप्रोच हमको ये बताता है कि फ्लुएंसी ज़्यादा जरूरी है एक्यूरेसी से। तो फ्लुएंसी बोला गया है तो कम्युनिकेशन में ही होती है फ्लुएंसी, है ना, कम्युनिकेशन अप्रोच में, बातचीत करके सीखने वाला अप्रोच। तो यही बताएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गया 76 का। अगला हम चलते हैं 77 में, ये हो गया हमारा 77। अ स्मार्टफोन इज रेडिली अवेलेबल रिसोर्स इफ थॉटफुली यूज्ड एज अ लैंग्वेज लर्निंग टूल बिकॉज वन कैन। अब देखो स्मार्टफोन के बारे में बात हो रही है। स्मार्टफोन क्या है, एक रेडली अवेलेबल रिसोर्स है, एक रिसोर्स है जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाना तो ये क्या क्या कर सकता है, या इससे क्या क्या कर सकते हो आप, या लैंग्वेज को बहुत ही आसान बना सकता है सिखाने में। क्यों, क्योंकि इससे में क्या क्या होता है, देखो स्टोर ऑफलाइन डिक्शनरी स्टोर कर सकते हो, सही बात है। रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको रिप्ले कर सकते हो, ये भी सही है। एक्सेस मॉडल ऑडियो मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मॉडल ऑडियो मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हो आप, है ना। तो सब भी सही है ना भाई, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1 2 3 सभी सही है। मोबाइल में सभी चीज कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन
जितने भी तक हमने देखा। उसके बाद हम चलेंगे अब 78 नंबर के क्वेश्चन में। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, रीड द डायलॉग बिटवीन मिस्टर नैन्सी द टीचर एंड श्वेता स्टूडेंट। देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डायलॉग हुई है, उसको पढ़ना है और समझना है क्या क्या बोला जा रहा है। देखो पहला है, मिस्टर नैन्सी बोलती है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस, ये कौन सा एनिमल, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज अ लॉयन, लॉयन किस तरह का एनिमल है। श्वेता बोलती है, मतलब वो नहीं समझ पा रही है ना, मतलब मिस वो समझ नहीं पा रही है। नैन्सी फिर से उनको टीचर बोलती है इट साउंड लाइक चाइल्ड, उसको ना मतलब हिंट दे दी है कि बच्चा ये ना चाइल्ड की तरह आवाज आता है उसका, ठीक है, मतलब वो वाइल्ड एनिमल है कि और किस तरह का एनिमल है ऐसा पूछा है। तो वाइल्ड एनिमल बताना था, उनको नहीं बता पाई, तो वो बोली, उनको थोड़ा सा हिंट दी कि ये ना चाइल्ड जैसा उसका साउंड आता है। तो नैन्सी समझ गई, हाँ। फिर श्वेता बोली हाँ ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। तो नैन्सी बोलती है दैट्स राइट। तो इस तरह से ना बच्चे को पहले क्वेश्चन पूछे और बच्चे नहीं बता पाए ना, तो उसको लिए कुछ हिंट दी। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एनकरेजिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, गेटिंग लर्नर्स अटेंशन है कि मॉडलिंग है। तो ये ना प्रॉम्प्टिंग इसका ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है, ठीक है। मॉडलिंग तो नहीं होना चाहिए, प्रॉम्प्टिंग ही इसका भाई, प्रॉम्प्टिंग लेके चलिए अभी आप, ठीक है। चलो अगला हम चलते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में। मिस्टर राज इज ट्रेवलिंग, मिस्टर राज ना रायपुर से ट्रेवल कर रही है और ना बीच बीच में जो अनाउंस, उस दिन क्या होता है, उस दिन जितने भी बोर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशनल बोर्ड जो जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है वो सभी क्रैश हो चुके हैं, मतलब बंद है। तो जो भी अनाउंसमेंट हो रही है उसको बार बार वो सुनते जाता है, ठीक है, बार बार वो क्या करते जाता है, सुनते जाता है। तो उनका इस तरह से उस अनाउंसमेंट को बार बार सुनना, क्योंकि उनको जरूरी नहीं भाई सुनना, बोर्ड तो दिख नहीं रहा है, बोर्ड तो क्रैश हो गया है जिसमें नंबर वगैरह या ट्रेन का नंबर वगैरह लिखाता है। तो इस तरह से बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो स्टाफ है, उसको सुनना किस तरह से सुनना है। लिसनिंग फॉर गिस्ट, लिसनिंग फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन, लिसनिंग फॉर डिटेल कि लिसनिंग फॉर एटीट्यूड। तो यहाँ पर ना देखो ये सिचुएशनल बेस्ड एक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन का ना अब एक्यूरेट आंसर हम लगा तो सकते हैं, लेकिन जो व्यापम लेते हैं वही एक्यूरेट होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे सुटेबल होगा लिसनिंग फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होनी चाहिए इसका। लिसनिंग फॉर गिस्ट मतलब सार बात के लिए सुनना है, लिसनिंग फॉर डिटेल जानने के लिए सुनना है। ऐसा तीन में से क्या ले लें व्यापम वो देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक अब उनको क्या सुनना है भी कि मेरा टाइमिंग कितने बजे है, कितने बजे मेरा प्लेन है, ये सभी सुनना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का ज़्यादा सुटेबल आंसर लग रहा है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, ठीक। In a language learning session, the trainer makes the following comment to a learner. लैंग्वेज लर्निंग का सेशन चल रहा है, लैंग्वेज लर्निंग सेशन चल रहा है। जो ट्रेनर है ना वो सीखने वाले को एक स्टेटमेंट, एक कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है, उसके बोलने के बाद वो कुछ बोलता है, फिर उसके बोलने के बाद कमेंट करता है और बोलता है कि in some ways you gave an excellent presentation but you will need to speak more formally when you present it to all the teachers. कुछ महीने में तो आपके जो बोलना था, आपका प्रेजेंटेशन था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी अभी भी आपको ना फॉर्मल रूप से थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने टीचर्स के सामने या किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ चीज़। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, उनके शब्दों में सुधार की बात बोली गई है कि आपके जो शब्द के चयन है वो थोड़ा फॉर्मल होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए थोड़ा सा, और तो है ना, तो उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत बोला गया है, उनके शब्दों के चयन में फॉर्मली उनको यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग वाज ही टॉकिंग अबाउट, तो कौन से चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी फ्लुएंसी को सुधारने के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन को सुधारने के बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी के बारे में बात करके एप्रोप्रिएसी के बारे में बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका सही और सबसे सटीक आंसर अगर आप देखेंगे ना तो फॉर्मली इनकरेक्ट है, तो थोड़ा फॉर्मल शब्दों का यूज़ करो ऐसा बोल रहा है। बाकी प्रेजेंटेशन तो सही है, तो ना फ्लुएंसी की बात नहीं कर रही है मेरे ख्याल से, एक्यूरेसी की बात इसमें ज़्यादा हो रही है, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देने की बात हो रही है। एक्यूरेसी थोड़ा सा एक्यूरेट, सटीकता उसमें ला बोला जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। 90% श्योर हूँ, 10% अगर हो सकता है फ्लुएंसी को ले ले व्यापम, लेकिन हमारे हिसाब से एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के हमने न सिर्फ आपको आंसर बताए बल्कि पूरे अच्छे से इसको एनालाइज भी किए हैं, ठीक है। आई होप कि सारे आंसर आपको ना तर्क सहित सही समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम शिक्षक जो पोस्ट था पहला पेपर, उसका भी अगला वीडियो में करने वाला है। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस टोटल नंबर के हिसाब से, ठीक है। चैनल में अगर न्यू है, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे इन फ्यूचर बहुत तरह से हम आपको स्पेशली इंग्लिश में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।